नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम लगातार प्रगति की ओर बढ़ना चाहते हैं, हम सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ते रहें, हमारे पास सब संसाधन हो, हम एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जिए। लेकिन इस होड़ में कहीं ना कहीं कुछ छूटता भी जा रहा है और वो है हमारा स्वास्थ्य। और ख़ास तौर से हम बात करें तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य, कि किस तरह से हम इतने बिजी हो गए हैं कि हम भूल गए हैं कि खुशी क्या होती है। लगातार हम चिंता में रहते हैं, हमें डिप्रेशन होने लगा है और हम इसी सोच में जीने लग गए हैं कि कल क्या करेंगे, कल को बेहतर कैसे बनाएंगे और कल क्या होगा। ऐसी कई समस्याओं को लेकर, ऐसे कई सवालों को लेकर हम अक्सर सोच में पड़ जाते हैं। और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर स्नेहा नाथावत। आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और आपको मानसिक रोग, मानसिक चिकित्सा और मानसिक अवस्था जानने का एक विस्तृत अनुभव है। डॉक्टर स्नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो डॉक्टर में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। यदि आपके मन में भी कुछ सवाल हो, आपको भी लगता है कि आपकी भी चिंताएं बढ़ रही हैं या आप नहीं समझ पा रहे कि आपको क्या हो रहा है, आप किस तरह के भावों को महसूस कर रहे हैं, तो आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 27040998 और 27049999। जयपुर से बाहर वाले दर्शक इस नंबर से पहले 0141 लगाना ना भूलें। तो डॉक्टर स्नेहा, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और शायद मुझे लगता है एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हमें बात करने की बहुत ज़रूरत है, वो है मेंटल हेल्थ। तो अगर हम मेंटल हेल्थ को जानना चाहें तो हम कैसे समझ सकते हैं मेंटल हेल्थ क्या है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत लोगों को नहीं समझ आता है कि मेंटल हेल्थ क्या है। तो मेंटल हेल्थ को आप उसी तरीके से समझ सकते हैं जैसे आप फिज़िकल हेल्थ को समझ सकते हैं। मेंटल हेल्थ मतलब अगर आप ज़्यादा चिंता नहीं कर रहे हैं, आप अपने रोज़मर्रा के कार्य बिना किसी रुकावट के, बिना किसी सोच के, टेंशन के कर पा रहे हैं, आपके नींद आपको ढंग से आ रही है, ना ज़्यादा नींद आ रही है ना ज़्यादा कम नींद आ रही है, और आपका एपेटाइट जो है, आपका खान पान, अगर आपके सब कुछ सही से चल रहा है और आप बेसिकली सोशो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग जो अगर हमारी ठीक ठाक काम कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि ये इंसान मेंटली हेल्दी है। जैसे कि आपने फिज़िकल हेल्थ में भी हमको एकदम से बुखार या एकदम से ज़ुकाम नहीं हो जाता, पहले धीरे धीरे हरारत सी होती है, सिम्टम्स थोड़े थोड़े धीरे आते हैं। वैसे ही मेंटल हेल्थ में अगर ये जो मैंने अभी बताया, नींद और आपका खान पान और आपका मन नहीं लगना, अगर इनमें कहीं पर भी ऊपर नीचे अगर आपको थोड़ा सा भी चेंज दिख रहा है, तो इसका मतलब आपका मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं डिटोरेट हो रहा है। जी बिल्कुल, और आपने बहुत सही जानकारी दी और बहुत सहजता से बताया कि एक रोज़मर्रा का जीवन तो हम सभी जीते हैं। सुबह उठते हैं, अपना काम करते हैं, खाना पीना हमारा चलता रहता है और रात होते ही हम सो जाते हैं। लेकिन अगर इस नॉर्मल एक्टिविटी में कहीं हमें कुछ व्यवधान महसूस हो तो उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारा मेंटल हेल्थ का जो है पैरामीटर माना जाता है। डॉक्टर स्नेहा, हम आजकल देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ के केसेस जो उसमें लगातार इजाफा हो रहा है और इट इज़ अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स। हम टीनेजर्स में भी देख रहे हैं, हम बड़ों में भी देख रहे हैं, बुज़ुर्गों में भी देख रहे हैं, महिलाओं में भी देख रहे हैं, और जो लोग हमें बहुत खुश दिखते हैं और ख़ासतौर से सोशल मीडिया पर इतने खुश दिखते हैं, उनमें भी इस तरह के केसेस देखे जा रहे हैं। क्या कारण है कि इतना इजाफा हो रहा है मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स में या इन केसेस में? जी, आपने बहुत सही कहा कि इजाफा तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और आप देखेंगे तो इस तरफ एडोलेसेंस में काफ़ी आपको ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली फर्स्टली अगर हम बात करें तो एक रैपिड जो अर्बनाइजेशन है, जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, हमारे रहने पीने खान पान का जो तरीका एकदम से चेंज हो गया है, तो हमें हर चीज़ में अगर आप देखें तो धीरे धीरे चेंज आता है। ठीक है, अगर आपने देखा मोबाइल फ़ोन एकदम से हमारी लाइफ का एक पार्ट हो चुका है, या फिर सोशल मीडिया एकदम से हमारी लाइफ का पार्ट हो चुका है, या फिर ब्रांडिंग वाले क्लोथ्स एकदम से जो चेंजेस आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हमारे फिजिकल एज वेल एज मेंटल एक्टिविटी को हैम्पर कर देते हैं। तो ये जिस रैपिड अर्बनाइजेशन ने काफ़ी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट डाला है। अगर हम छोटे बच्चों पे देखें तो उन पे पढ़ाई का प्रेशर होता है कि आई वॉन्ट टू बिकम फर्स्ट, मुझे पहला स्थान प्राप्त करना है या मुझे क्लास में फर्स्ट आना है। पेरेंट्स का उन पे प्रेशर रहता है कि उसका बच्चे ने अच्छे से कर दिया है, इसके बच्चे ने इतना अच्छा से करा है। अगर हम एडोलेसेंस पे देखें तो उनको कैसे हम दिख रहे हैं, हम कैसे कपड़े पहन रहे हैं, हम जैसा सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं उसके इतने लाइक्स आ गए, हमारे नहीं आए हैं। तो सोशल मीडिया प्रेशर रहता है, पीयर का प्रेशर रहता है, अपने फ्रेंड्स का प्रेशर रहता है।
थोड़ा अगर हम एडल्ट, जिसको हम अर्ली एडोलेसेंस या अर्ली एडल्टहुड बोलें, तो उनमें जॉब का प्रेशर रहता है कि हमें इतने लाख का पैकेज चाहिए, हमको इस अगर लड़की रह गई, अगर उसको नहीं जॉब करनी तो मेरे को ऐसी शादी चाहिए। मतलब हर जगह अगर आप हर एज ग्रुप में देखें, विमेन में देखें तो दे आर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हैं, हमको एज से थोड़ा सा कम दिखना है या फिर हमको हेल्दी दिखना है, मुझे एक पर्टिकुलर टाइप का बॉडी टाइप चाहिए। मेल्स में अगर आप देखें तो मिड लाइफ क्राइसिस, इवन फीमेल्स में भी मिड लाइफ क्राइसिस देखने को मिलती है, जहाँ पे उनको समझ नहीं आता है कि अब हम अब हम बुजुर्ग कैटेगरी में आ गए हैं कि अभी हम एडल्ट हैं, पेंशन सिस्टम खत्म हो गया है, तो इकोनॉमिक एंग्जाइटीज़ काफ़ी देखने को मिलती हैं। सो ये सब चेंजेस, इट्स जो हमारा एनवायरनमेंट, जैसा हमारा एनवायरनमेंट है, जैसे हमारे आसपास की चीज़ें हो रही हैं, जैसे जितने भी हमारे आसपास के लाइफस्टाइल में चेंजेस हो रहा है, वैसे ही हमारे दिमाग में भी आप बोल सकते हैं बदलाव आ रहा है। बिल्कुल। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसा नहीं है कि एक एज ग्रुप तक ही सीमित है या हार्मोनल चेंजेस तक ही सीमित है। हर एज ग्रुप में अपने अपने तरह के प्रेशर आजकल बन गए हैं और उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी हो गया है। जिससे पहले हम आगे बढ़े, हम ये सब जानते हैं, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम जानते हैं कि हम एक भीड़ में, हम एक रैट रेस में दौड़े चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को स्वीकार करना होगा कि हमारी उम्र भी बढ़ रही है, बदलाव भी आ रहे हैं, किस तरह से हमारे सोशल इकोनॉमिक चेंजेस जो है उसे अडाप्ट करना है, किया जा सकता है। देखिए, सेल्फ एक्सेप्टेंस ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप अपने आप की आसपास की चीज़ों का एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, और हम उसको मान लें कि ऐसे ही चीज़ें होती, हम ऐसे ही प्रोग्रेस करते हैं, एक एज के बाद बाल सफ़ेद होंगे या एक एज के बाद हमको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है या एक एज के बाद कि हमको एक कार्य में थोड़ा सा सीरियस रहना पड़ेगा। सो सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात करें तो पहले के ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा योग करा करते थे, माइंडफुल हुआ करते थे। आजकल बहुत ज़्यादा माइंडफुल एक्सरसाइज है, वो हम नहीं कर पाते, तो हमको हमेशा दूसरों से कंपैरिजन में लगा रहते हैं कि उसने ऐसा करा तो मुझे भी ऐसा करना है। वी आर नॉट एक्सेप्टिंग कि हम जैसे हैं, जैसा हमारा व्यवहार है, जैसे हमारी बोलचाल है, जैसे हम दिखते हैं, हम उसमें खुश नहीं हो सकते। हमको हमेशा चाहिए कि हम किसी से बेहतर बने, तो हमें अपने आप से बेहतर बनना चाहिए, ना कि हमें किसी और से बेहतर बनने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। सो जब हम इस जद्दोजहद में लग जाते हैं ना, चाहे पैसे के मामले में बेहतर बनना है, हमें लुक्स के मामले में बेहतर बनना है, हमें पैकेजेस के मामले में बेहतर बनना है, जब हम दूसरे से कंपैरिजन करने लगते हैं, हमें अपने आप एक अलग तरह की प्रेशर अपने आप पे डाल देते हैं, चाहे वो हमारा खुद का बनाया हुआ प्रेशर हो, चाहे वो सोसाइटी या फैमिली का बनाया हुआ प्रेशर हो, जिसको हम झेल नहीं पाते, बिकॉज वो हमारे स्टैमिना से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बनाया गया है एक्स्ट्रा। सो देन वो बहुत ज़्यादा एक लूप होल क्रिएट कर देता है और हमें मानसिक स्वास्थ्य में हमारे गिरावट ला देता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि आजकल प्रेशर बहुत तरह के हैं। तो जो मैसेज, जो संदेश हमें डॉक्टर स्नेहा की बात से मिला है वो ये है कि आसपास की दुनिया तो लगातार दबाव बनाती रहेगी, कौन क्या कर रहा है वो हमारा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने जीवन को कैसे गुणवत्तापूर्वक रखना है, किस तरह से हम अपने लिए अच्छा कर सकते हैं, और हमें किसी से भी अनहेल्दी कंपटीशन या कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि हम सबको प्रकृति ने, ईश्वर ने अपने आप में खास बनाया है। तो हमें अपनी जो अंदर की अच्छाइयाँ हैं उनको पहचानना है, बजाय इसके कि किसी और की तरह दिखना है या बनना है। डॉक्टर स्नेहा, आप भी देखती होंगी आजकल, जैसा आपने कहा था कुछ देर पहले, कि जो पेरेंट्स का भी बच्चों पर बहुत प्रेशर रहता है, और हम आए दिन देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत दुख होता है देख करके, खासतौर से कोचिंग कर रहे बच्चे हैं, वो अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लेते हैं, वो इतने निराश हो जाते हैं कि उनको लगता है कि अब क्या ही बचा है। और कितने केसेस हम देखते हैं जो हमारा एजुकेशन हब है वहाँ से आते हैं, और बहुत छोटी उम्र में जब एक बच्चे सपने देख रहा होता है, खेलने कूदने के दिन होते हैं, दोस्तों के साथ घूमने के दिन होते हैं, उसमें अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता है। तो सुसाइड केसेस जो बढ़ रहे हैं टीनेजर्स में, 18-19 ईयर ओल्ड्स में, क्या वजह है और किस तरह से इसे रोका जा सकता है? देखिए, अगर हम सुसाइड को एज अ होल समझने की कोशिश करें तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगी। सुसाइड या किसी भी मानसिक रोग को अगर हम सोचने की कोशिश करें तो हम बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल, ये 3 फैक्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। बायोलॉजिकल में आप उनके जीन्स मान लीजिए, उनके पेरेंट्स का कैसा, अगर पेरेंट्स को ऐसी कोई बीमारी है तो उनमें वल्नरेबिलिटी, मतलब वो ज़्यादा उसके वो दे विल बी मोर प्रोन टू कमिटिंग सुसाइड, अगर किसी में डिप्रेशन है पेरेंट्स में या फिर किसी भी तरह का मानसिक रोग है। साइकोलॉजिकल में अगर उनका रेजिलियंस पावर, अगर उनकी विल पावर, उनका सेल्फ एस्टीम, उनका कॉन्फिडेंस अगर कम रहा है, उनको स्ट्रेस लेने की आदत नहीं है, स्ट्रेस में जल्दी गिव अप करने की आदत है,
तो उन लोगों में सुसाइड रेट्स ज़्यादा होंगी। और अगर हम सोशल फैक्टर्स की बात करें तो जो प्रेशर हमने बना के रखा है, चाहे वो पेरेंट्स का हो, चाहे वो सोसाइटी का हो, चाहे वो सेल्फ मेड प्रेशर हो, तो ये 3 फैक्टर्स बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि किसी एक फैक्टर की वजह से इंसान सुसाइड करता है, तो तीनों फैक्टर्स एक होलिस्टिकली इंसान को मजबूर कर देते हैं कि वो ऐसा कुछ कदम उठाए। और आजकल ये जो बढ़ रहा है, अगर आप देखें एडोलेसेंस में, वो स्पेशली आप देखेंगे, जैसे आपने बोला एजुकेशनल हब में काफ़ी बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ द पढ़ाई का प्रेशर, जो हमको इस रैंक में लाना है, ये रैंक नहीं मिली तो ये कॉलेज नहीं मिलेगा, ये कॉलेज नहीं मिला तो ये नौकरी नहीं मिलेगी, ये सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये जो हमारे जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हम पेरेंट्स ने क्रिएट कर रखा है, कि वो जो कंपैरिजन, अनहेल्दी कंपैरिजन जैसे आपने बोला, वो हमारे पेरेंट्स ने जो क्रिएट कर रखा है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और फिर बाद में हमारे जो मैं सिर्फ पेरेंट्स को ही नहीं, बच्चों को भी ऐसा होना चाहिए कि पेरेंट्स से जाके अपनी दिल की बात कर सकें। पेरेंट्स कई बार बोलते हैं कि नहीं, जैसा हमारी अपब्रिंगिंग हुई थी वैसे ही आपकी अपब्रिंगिंग होगी। तो ये जो गैप है, ये आपको समझना पड़ेगा कि आपकी अपब्रिंगिंग में बहुत फ़र्क था और उस ज़माने में बहुत फ़र्क था, और अब की ज़माने में और अपब्रिंगिंग में काफ़ी फ़र्क होना चाहिए। बिल्कुल। और आपको इतना ओपन होना चाहिए कि आप बात कर सके अपने बच्चे से, और बच्चा आपको आके बता सके, चाहे वो सेक्सुअल रिलेटेड चीज़ें हो, चाहे वो LGBTQ रिलेटेड चीज़ें हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो डॉक्टर स्नेहा आपसे चर्चा जारी रखेंगे। एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, आइए बात कर लेते हैं। हेलो, बहुत स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर में। बताएं, आपका नाम बताएं। हेलो, 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अपना प्रश्न दोहराएं, आपका नाम बताएं अगर बताना चाहते हैं आप तो। हाँ डॉक्टर, नमस्ते। जी नमस्कार सर, बताएं आपका नाम। नितिन अग्रवाल। जी नितिन जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप। हाँ डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं कि थोड़ा मानसिक रूप से निराशा रहती है और उस दौरान हम धूम्रपान कर लेते हैं जी, और राहत मिलती है, फिर हम धूम्रपान करने के बाद बहुत पछताते हैं। इस पर शारीरिक प्रभाव भी वहाँ पर पड़ता है गलत जी। तो कैसे इस चीज पे हम काबू पाए, कैसे इस चीज पर हम विजय पाए, धूम्रपान छूट जाए, हमारा चीजें जो है हमारी वो सही होती जाएंगी। बिल्कुल नितिन जी, आपके सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत लोगों में हमें देखने को मिलती है कि परेशान होते हैं, कोई ना कोई हम या तो अल्कोहल या स्मोकिंग पकड़ लेते हैं, और फिर बिल्कुल ये टबैको, अल्कोहल या किसी भी प्रकार का सब्सटेंस जो हम लेते हैं, और वो जब लेते हैं कि जब हम परेशान होते हैं, तो बेसिकली इसका साइंटिफिकली अगर आप कोई भी ड्रग लेते हैं तो वो डोपामिन और सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो हमारे दिमाग में रिलीज होते हैं, और वो हैप्पीनेस न्यूरोट्रांसमीटर्स, या फिर जिसको बोलते हैं रिवॉर्ड, हमको अच्छा लगता है, प्लेजर फील होता है। लेकिन उस टाइम तो हमें अच्छा लगता है, और फिर हम उसको कंडीशन कर देते हैं कि जब भी हम ऐसा कुछ भी करेंगे हमें अच्छा लगेगा। बट वो सिर्फ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। जैसे जैसे आप उसको लेते जाएंगे, आपकी कैपेसिटी जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटी बढ़ रहा है, बेसिकली आपकी बॉडी कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब आप इतना ज़्यादा, और आपकी बॉडी में अभी तक कोई चेंज नहीं आया है, तो इसलिए आप ज़्यादा कंज्यूम करने लगेंगे। तो जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा बॉडी पे इफेक्ट होगा। सो सबसे पहले तो जब भी आप परेशान हो, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, बिकॉज ये आपको गलत एसोसिएशन बना देगा। आपको लगेगा कि इससे परेशानी खत्म होती है, तो ऐसा नहीं है, इससे परेशानी बढ़ती है। लॉन्ग रन में इससे परेशानी आपकी शारीरिक रूप में भी बदलेगी, आपके मानसिक रूप में भी बढ़ेगी। अगर आपको आपको लगता है कि अगर आप ऐसे किसी से भी जूझ रहे हैं और आपको छोड़ना है, तो आप किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। नहीं तो हमारे भारत सरकार ने बहुत सारी जगह टबैको सीजेशन सेंटर्स ओपन कर रखे हैं। अगर आपको धूम्रपान से या तंबाकू से, किसी भी प्रकार के सेवन से अगर आपको दिक्कत हो रही है, आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आप टबैको सीजेशन सेंटर्स हैं, बहुत जगह हैं, महात्मा गांधी अस्पताल में भी हैं, और आप डेंटल हॉस्पिटल में भी है। काफ़ी जगह आपको टबैको सीजेशन सेंटर्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको उपयुक्त काउंसलिंग, उसके साथ साथ दवाइयाँ भी मिल सकती हैं। तो आप प्लीज़ एक काउंसलर को या किसी थेरेपिस्ट को या साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करें। मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि कहना बहुत आसान है, लेकिन जब भी हम बातचीत करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन इतना सरल और इतना सहज नहीं होता, क्योंकि पहले तो हमें नहीं समझ में आ रहा होता कि कुछ अनईजी है या कुछ अनयूजुअल है। उसके बाद जब हम किसी से बात करते हैं या परिवार वालों से, तो वो बोलते सब कुछ ठीक तो है, कोई बात नहीं, कहाँ दिक्कत है, जॉब अच्छा है, पढ़ाई चल रही है, सब ठीक है। तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हमारे पास कोई नहीं होता है, वो कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए डॉक्टर साहब कोई नहीं होता। तो डॉक्टर स्नेहा, स्टिग्मा बहुत है, क्योंकि अगर आप जैसे ही कहेंगे हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहते हैं या काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो कई बार उस पर बहुत नेगेटिव सा रिएक्शन आता है। ऐसे में क्या करना चाहिए, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ स्टिग्मा बहुत है।
देखिए, स्टिग्मा का एक ही तोड़ है कि स्टिग्मा है तो अवेयरनेस फैलाइए। आपने देखा होगा पोलियो, पहले जब हम छोटे थे तो इतना एडवर्टाइजमेंट होता था, अभी हमें नहीं, बिकॉज हमने इरेडिकेट करा है बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस। तो अगर हम जितना ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएंगे कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ या कोई भी मानसिक संतुलन में अगर दिक्कत आ रही है तो ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये सबको हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। और आजकल तो हमारे इतनी बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां भी हैं जो इसके बारे में बात करना चाह रही हैं और दे आर ओपन टू टॉक अबाउट इट। और अगर पेरेंट्स और सोसाइटी भी जितना ओपन होकर बात करेगी इस चीज़ के बारे में कि ये चीज़ होना सामान्य है और हम इसको ठीक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार हो गई तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा इल इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है, गलत इन्फॉर्मेशन हमारे हो चुकी है कि पहले इलेक्ट्रिक शॉक देंगे और ऐसा कुछ होगा। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स अगर हम ज़्यादा फैलाएं, जैसे आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आपने यहाँ पे बुला के अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करिए कि कौन कौन से रोग हो सकते हैं, किस किस प्रकार के रोग हो सकते हैं, जैसे OCD, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, ऐसे रोग जो हमको लगता है कि नहीं नहीं अगर हाथ में दुख रहा है ये तो ज़रूर कोई फिजिशियन ही देख पाएगा, तो नहीं। तो हमारे साइकोलॉजिकल जो रोग होते हैं उनके मैनिफेस्टेशंस भी कई बार बॉडी में आते हैं। अच्छा। आपके रिपोर्ट्स में आएगा कुछ भी नहीं है और आपको लगेगा हमारे तो कुछ भी नहीं है, बट आपने कभी भी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट नहीं करेंगे। सो माइंड और बॉडी रिलेटेड है, ये आपको समझना पड़ेगा। और बॉडी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको लगेगा कि एक बायोलॉजिकल डिसफंक्शन हो सकता है, पर नहीं, एक साइकोलॉजिकल भी एक रोग हो सकता है जो कि बॉडी में इस तरह के रूप में आपके बाहर आएगा। सर दुखना, कमर में दुखना, या फिर सांस लेने में तकलीफ होना, सांस लेने में तकलीफ, सर दर्द रहना, बिल्कुल बिल्कुल ये साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। हाँ, तो इसकी और जैसा कि हमने देखा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं उनको संबोधित किया और बताया कि परीक्षा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, परीक्षा तो आपको अगले कदम पर, अगले आपके लेवल पर ले जाने के लिए एक छोटी सी सीढ़ी है, तो घबराए ना। साथ ही आपको बता दें कि जानी मानी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने भी आज ही दूरदर्शन के माध्यम से बातचीत करी विद्यार्थियों से, छात्रों से, और स्टूडेंट्स के अंदर जो मेंटल इश्यूज आ रहे हैं उसको लेकर के अपनी बात रखी। और उन्होंने भी यही बात कही कि कहीं पर भी फेलियर से, रिजेक्शन से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बात अगर आपके मन में हो तो उसे अपने पेरेंट्स से, किसी बड़े से जो समझता हो उससे साझा करें, क्योंकि कम्युनिकेशन से ही तो देखिए भारत सरकार, प्रधानमंत्री खुद इस अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बने हुए हैं कि किस तरह, और वो माता पिता, अभिभावकों से भी बात करते हैं और विद्यार्थियों से बात करते हैं। खासतौर से बोर्ड से पहले बहुत एंजाइटी हमें देखने को मिलती है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, इसके साथ में थेरेपी से बहुत सारी रिलेटेड होती है। ऐसा क्या कुछ है, क्या कुछ ऐसा है कि मान लीजिए मैं समझ रही हूँ कि मुझे कुछ अनईजी लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं डॉक्टर के पास जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, अपने लेवल पे मैं क्या कर सकती हूँ कि उस चीज़ को ठीक कर सकूं? कुछ ऐसे हाँ बिल्कुल, अगर आपको अनईजी फील हो रहा है, अगर आपको सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है, या एग्जाइटी जिसको हम बोलते हैं, घबराहट बहुत एकदम से होती है कोई भी नई सिचुएशन में जाने में या फिर लोगों के बीच में जाने में, तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। या तो उस टाइम आप बहुत तरीके की ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, बॉक्स प्लॉट ब्रीदिंग होती है, आप 4 सेकंड सांस अंदर लें, रोकें, फिर 4 सेकंड रुकें और फिर 4 सेकंड में छोड़ें। या फिर कोई भी अगर ऐसे, या फिर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करें जिसको हम डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स कहते हैं, ताकि आपका ध्यान जिस भी चीज़ को आप नेगेटिवली सोच रहे हैं उससे भटक के दूसरी जगह जाए। 5 4 3 2 1 टेक्निक से कि हमने 5 चीज़ें देख ली है, तो मतलब देखना मतलब हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अपने सारे सेंसेस को हम काम पे लगा रहे हैं। 5 सेंसेस हैं तो 5 की 5 सेंसेस को हम काम पे लगा के तो हम डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो हमारी घबराहट कम होगी। और बाकी अगर आप डेली लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना चाहते हैं कि अगर आपको उसी टाइम नहीं करना है, तो मेडिटेशन इज़ वेरी गुड। आप माइंडफुल एक्टिविटीज़ करते हैं। आजकल हम फ़ोन के सामने खाना खा रहे हैं, बिल्कुल माइंडफुल नहीं है, आपको नहीं पता आपके मुंह में क्या जा रहा है, आपकी ज़बान पे क्या टेस्ट आ रहा है। बच्चे भी उसी तरह से खाते हैं मोबाइल देखते, तभी तो उनका आप देखिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, कंसंट्रेशन नहीं है। हमको लगता है कि मोबाइल फ़ोन का खाने से और कंसंट्रेशन से कोई लिंक नहीं है, बट डेफिनेटली लिंक है। माइंडफुलनेस इसी को तो कहते हैं। माइंडफुलनेस जो आया है, ये जो वेस्टर्न का वर्ड है, वो आया तो योग और मेडिटेशन से ही है, ध्यान से ही आया है। आजकल मैम समय का भी अभाव रहता है, मान लीजिए वर्किंग मदर्स है, उनको घर भी देखना है, बच्चे को भी संभालना है, और कहने के गिल्ट भी रहता है कि मैं बच्चे को अपने हाथ से खाना खिला के जाऊं, तो ऐसे में लगता है ना कि अंदर है, जल्दी से खिला दो और फिर काम पे जाओ, तो वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। ये एक विशेष सर्कल है, मतलब हम अगर तोड़ना है तो हमें ही तोड़ना है, नहीं तो ये चलता ही जाएगा, चलता रहेगा। तो जैसे मैंने आपको बोला कि माइंडफुल हर चीज, वॉक कर रहे हैं तो हम गाने सुन के वॉक कर रहे हैं, या फोन पे बात करते करते वॉक, एवरीथिंग अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप बदलाव लाएंगे, माइंडफुल्ली करेंगे, तो
खाना भी खा रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है कि आपने क्या खाया है, क्या टेस्ट है। वॉक करें तो माइंडफुल वॉक करें, तो माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल वॉकिंग, माइंडफुल लिसनिंग, ये सब वेस्टर्न कल्चर से अब नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, जबकि ये हमारे ही हैं। जबकि ये हमारे ही हैं और हम अपनी लाइफस्टाइल में करते थे, पहले के लोग हम सब करते थे। बिल्कुल, परिवार साथ में बैठ के खाना खाता था और एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था। ये तो बात मैम रही हमारी, लेकिन अगर हमारे आसपास हमारे दोस्त हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, वो कौन से सिम्टम्स होते हैं जब हमें समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति को, इस दोस्त को, इस परिवार के सदस्य को कहीं ना कहीं अब अटेंशन, मेडिकल अटेंशन की, काउंसलर की, साइकोलॉजिस्ट की, साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है? किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए, जो आप अगर आपके कोई जानकार हैं तो आप उनको आई एम श्योर बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर उनके बिहेवियर में कोई भी चेंज आपको दिख रहा है या आपको उनकी लाइफस्टाइल में कोई भी चेंज दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा सोने लगे हैं या एपेटाइट उनका जो खान पान है कम हो गया है या फिर सब्सटेंस की तरफ रुझान काफ़ी बढ़ गया है, तो अगर आपने उसमें सडन चेंजेस देखे हैं, वो चेंजेस काफ़ी लंबे समय तक चलते जा रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई ज़रूर इनको मेंटली इशू है जो कि शायद ये बता नहीं पा रहे हैं या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या खुद को इनको मालूम नहीं है। तो आप ज़रूर एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाइए, बिकॉज हमें खुद को नहीं पता होता है कि हम कब इस तरफ रुझान कर लेते हैं और हमको लगता है कि टेंशन तो सबको होती है, ठीक, भूख तो नहीं लगती है, बट दैट इज़ द क्वेश्चन कि एक दिन नहीं लगना, 2 दिन लगना अलग बात है, और अगर 2 हफ्ते तक ऐसा हो रहा है तो वो अलग बात है। तो बेसिकली हम हर इंसान को टेंशन होता है, हर इंसान में एक एंग्जाइटी जैसे सिम्टम्स होते हैं, बट अगर वो बहुत लंबे समय तक चले और बहुत इंटेंसिटी में चले तो हमको समझ जाना चाहिए कि इसको एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। बिल्कुल, क्योंकि परिस्थितियाँ, उतार चढ़ाव तो जो जीवन का हिस्सा है और उसको समझने की, उसको सहेजने की, उसको एब्जॉर्ब करने की हम सबको आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कभी कभार हम अकेले पड़ जाते हैं। तो जब भी हम अकेले पड़ें तो हमें बेझिझक किसी काउंसलर या किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दोस्तों से बात करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी हमारे जीवन के संघर्ष हैं हम अकेले नहीं उनसे निपट सकते। कभी कभार हमें लोग चाहिए होते हैं, तो उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ उस जागरूकता की कि कुछ अच्छा नहीं है जीवन में या मन में कुछ अच्छा नहीं है, तो उसके बारे में जाकर के बात करें। मदर्स की मैं बात करना चाहूँगी, चाहे वो न्यू मदर्स हों, चाहे वो वर्किंग मदर्स हों, चाहे मदर्स जिनकी एज बढ़ रही हो, तो मदर्स, फीमेल्स में ख़ास तौर से डिप्रेशन के अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं। और कभी कभार तो हम ऐसा भी देखते हैं कि बच्चा होने के बाद में डिप्रेशन में आ जाती है महिलाएं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन जिसे कहते हैं। क्या कारण है, कैसे आइडेंटिफाई करें ऐसे? देखिए, पोस्टपार्टम डिप्रेशन या किसी भी प्रकार का डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करने का एक तो लो मूड रहने लगता है, आप कम बात करने लगते हैं, जिस चीज़ में इंटरेस्ट पहले था वो करते थे वो नहीं करते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद है। आप या तो बहुत ज़्यादा सोना स्टार्ट कर देंगे या फिर बहुत कम सोएंगे, जल्दी नींद उठे, आप बात नहीं करेंगे लोगों से, और आपको जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा पहले मज़े आते थे वो अब करना छूटता जा रहा है। बॉडी में एक थकान महसूस होती है, जैसे हमको बुखार के टाइम एक थकान महसूस होती है, तो ये पूरे टाइम 24 घंटे बॉडी में एक थकान सी महसूस होती है। अगर ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि हम एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, बिकॉज ये माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर 3 तरह के डिप्रेशन हम देखने को मिलते हैं। अगर हम माइल्ड में ही साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लें तो सिवियर तक जाने की नौबत नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे इंसान बिल्कुल एक वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है, उठता ही नहीं है, अंधेरा बंद करके सोता रहता है, तो उसकी सारा जो सोशो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जो भी कार्य हैं, वो एकदम से ठप पड़ जाते हैं। और अगर हम माइल्ड की बात करें तो उसमें उसको डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन वो जैसे तैसे करके कोशिश करता है। तो माइल्ड में ही अगर हमको ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है, तो आप ज़रूर साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। और जबकि आपने बात करी पोस्टपार्टम डिप्रेशन की, तो जो नई मदर्स होती हैं, जो न्यू मदर्स होती हैं, उनका लाइफ एकदम से चेंज हो जाता है, ठीक है। या तो आपने सी सेक्शन, सिजेरियन से बेबी करा है, या फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, अब आपका वो खान पान नहीं रहा, आप बेड रिडन हैं थोड़े दिन के लिए, अब आपको एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है जो कि आपने लाइफ में पहले कभी भी नहीं संभाली है, ठीक है। आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होने लग जाती है एज अ मदर। हाँ, ये हमारी सोसाइटी का बहुत अच्छी बात, बच्चा रहे तो माँ भी तो नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात कहें कि खराब बात कहें कि मदर से उनको एक्सेस में एक्सपेक्टेशंस है कि माँ है तो समझ जाएगी, ट्रेंड होनी चाहिए पहले से। उनका स्लीप साइकिल जो है वो बिल्कुल खराब हो जाता है, उनके ऊपर ध्यान देने वाला जो होना चाहिए वो खान पान बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, दर्द है, और मेंटली वो नहीं समझ पा रही हैं कि नया ज़िंदगी में क्या चेंज आ रहा है। ये सब चीज़ें अगर हो रही है और आपके पास कोई उस चीज़ों को संभालने के लिए और उस समझने के लिए कोई नहीं है,
तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बहुत चांसेस हैं, जो कि अक्सर महिलाओं में देखे गए हैं और अनडायग्नोस्ड चले जाते हैं। वो ठीक हो जाती हैं फिर जाके खुद से ही, और फिर लगता है। लेकिन पहले कभी कभार तो हम ऐसे केसेस भी पढ़ते हैं जहाँ पर एक नई माँ ने सुसाइड तक कर ली है, इस तरह के केसेस सुनने में आते हैं। तो बहुत हैरानी होती है कि जब एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे दिया उसके बाद भी उस महिला ने जीवन अंत कर लिया, तो क्या वजह रही होगी? बिल्कुल, जो आसपास के लोग हैं उनको समझना चाहिए। जैसे आपने बोला कि अगर नया बच्चा है तो माँ भी बिल्कुल नहीं है, सुना माँ का भी एक जन्म ही हुआ है, तो उसको क्या ज़रूरत रही होगी, उसकी क्या इच्छाएं हैं, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो क्या चाहती है, वो किस समय सोए किस समय जागे। तो वो अगर हम कर लें और थोड़ा सा हम घर का माहौल वो 5-6 महीने के लिए अगर उस नई माँ के अनुसार बदल दें तो उसके लिए काफ़ी सहायता, जागरूकता ही कुल मिला के जो बात निकल कर आती है कि हमें अवेयर होने की ज़रूरत है कि हमारे साथ जो व्यक्ति रह रहा है, रह रही है, वो हो सकता है अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हो, वो पिता हो, भाई हो, माता हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने आप में वो एक इंसान भी है और इंसान में बहुत सारे भाव होते हैं। और अगर हमें कुछ अलग लगता है तो हमें उस चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं माताओं की, तो आजकल हम बच्चों में भी देखते हैं कि उनमें स्टेबिलिटी नहीं है। एक तो होता है बच्चे का एक्टिव होना, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे देखने में मिलते हैं जो एक सेकंड के लिए बैठ नहीं सकते, फिजिट करते रहते हैं या बहुत ज़्यादा उद्यमी होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं। क्या वजह है बच्चों का ऐसा होने की? देखिए, अगर हम डिसऑर्डर्स के बारे में बात करें तो ऐसे कई सारे डिसऑर्डर्स हैं जो बच्चों को में ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। हम सबसे पहले बात कर सकते हैं ADHD, जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम, ऑटिज्म, ये दोनों एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है। कंडक्ट डिसऑर्डर, आपने बच्चा बहुत ज़्यादा बदमाश है, हर चीज़ें तोड़ता है या फिर आसपास के बच्चों को धक्का देता है, तो ये सब चीज़ें हो सकता है कि उसने एनवायरनमेंट में ऐसी देखी हों, कंडक्ट की अगर हम बात करें तो। लेकिन जो अब हम ADHD और ऑटिज्म की जब हम बात करते हैं तो ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है, मतलब ये जीन्स में ही और एनवायरनमेंट में मिलके ये बच्चा ऐसा बना है। तो इसके लिए हम साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें कि, और वो अलग अलग एक्सरसाइजेज और टेक्निक्स बता सकते हैं, जैसे अटेंशन को मैनेज करने की टेक्निक्स, हाइपर एक्टिविटी को मैनेज करने की टेक्निक्स। बिकॉज अगर हाइपर एक्टिविटी है तो मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो एनर्जी को एक कंस्ट्रक्टिव वे में अगर हम लगा दें कि उनको किसी ऐसी क्लासेस में डाल दें जहाँ पे उनकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाए, किसी ऐसे गेम्स में डाल दें या फिर ऐसे गेम्स सॉल्व करने के लिए कोशिश करें कि जहाँ पे उनका एनर्जी, उनका दिमाग चैनलाइज हो सके। तो ये सब डिपेंड करता है बच्चे, हर बच्चे पे अलग अलग सिम्टम्स शो करते हैं, कोई ज़्यादा करता है, कुछ कम करता है। हाइपर एक्टिविटी ADHD में भी दो तरीके से हम देख सकते हैं, या तो सिर्फ हाइपर एक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है, या सिर्फ अटेंशन नहीं दे पाता, या दोनों हैं। तो जो भी अगर आपको ऐसे देखने को मिलता है, प्लीज़ आप साइकोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें। वो आपको हर तरीके से, हर होलिस्टिकली अगर आपको बताएंगे कि आपके बच्चा में कैसे सुधार आ सकता है। जी बिल्कुल। और आजकल तो स्कूल्स में भी काउंसलर्स हैं जो इस तरह की रिपोर्ट बनाते हैं और बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं। तो जब इस तरह की कोई बात आती भी है तो उसे सीरियसली लेना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे में कहाँ कुछ गलती हो सकती है। बहुत, आपने बहुत सही बात करी, क्योंकि हमारे पास भी जो भी आते हैं वो अपने बच्चे को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये बस ऐसा, वो अपने मन से सिम्टम्स को मेलो डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो अपने सिम्टम्स को, क्योंकि इसमें शर्म की बात नहीं है, मेलो डाउन करना, गलत सिम्टम्स बताना या सिम्टम्स छुपाना, ये भी अपने आप में, क्योंकि आप अल्टीमेटली आपके बच्चे के लिए ख़राब कर रहे हो। अगर आपने सही सही बता दिया, सही तरीके से बताया, हर चीज़ अगर आपने डिटेल में बताई, तो हम तभी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट या कोई भी काउंसलर आपको हेल्प कर पाएगा। तो पेरेंट्स को ये समझना है कि अपने, इसमें शर्म की बात नहीं है, अवेयरनेस है, किसी को भी हो सकता है। जैसे सर्दी जुकाम किसी को भी हो सकता है, वैसे मेंटल इश्यूज किसी को भी हो सकते हैं। अगर आप सही समय पे सही सिम्टम्स बता के इलाज करवा लेते हैं तो आपके बच्चे का फ्यूचर सेफ है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। तो कुल मिला के बात ये निकल कर आती है कि आपके अंदर उस चीज़ को लेकर के एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। और हमने देखे, हम कितनी बार इस तरह के लोगों से मिलते हैं और इस तरह की हम कहानियाँ पढ़ते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं, जिन्होंने बहुत संघर्ष देखा है अपने जीवन में और तब जा कर के वो मकाम जो है हासिल किया है। मैम, चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ जैसी है। आप क्या करते हैं फिजिकल हेल्थ में कि आपको जुकाम ना हो, आपको खांसी ना, आप सर्दी में गर्म कपड़े पहनते हैं, काढ़ा पीते हैं, ये हमने कोविड के बाद सीखा है। वैसे ही मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ऐसे कोशिश नहीं करनी कि तो है जैसी चलती रहेगी, तो इसको ख़राब होने का इंतज़ार नहीं करना है। जब ख़राब होगी तभी हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे। इसको स्थिर बनाए रखने के लिए या इसको अच्छा बनाए रखने के लिए आप योग करें, अच्छा खाना खाएं, पूरी नींद लें, लाइफस्टाइल अपनी हेल्दी मेंटेन करें,
आप मेडिटेशन करें, माइंडफुली सब काम करें, तो इससे आपको वो जो बोलते हैं ना, इससे हम एक कुशन क्रिएट कर देंगे। तो जब भी कुछ ऐसी आपदा आएगी तो हमारा वो कुशन उसको, हमारे मेंटल हेल्थ वाला उसको ले पाएगा और हम एकदम से किसी रोग में नहीं जाएंगे। बिल्कुल सेम वे जैसे हम फिजिकल हेल्थ के लिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही और दर्शकों से भी हम यही कहना चाहेंगे कि यदि जिस तरह से फिजिकल हेल्थ ज़रूरी है उस तरह से मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है। और यदि आपको या आपके आसपास में, आपके दोस्तों में, परिवार वालों में किसी में आपको लग रहा है कहीं कुछ समस्या आ रही है जो एक मानसिक समस्या हो सकती है, तो बेझिझक किसी काउंसलर या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपनी बात आगे रखें, क्योंकि स्वस्थ तन के अंदर स्वस्थ मन, स्वस्थ मस्तिष्क का होना बहुत ज़रूरी है। तभी जो ज़िंदगी है वो संपूर्ण कहलाएगी। और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप डॉक्टर से कह सकेंगे, हेलो डॉक्टर। डॉक्टर स्नेहा हमारे स्टूडियो में आपने जो भी जानकारी दी, हमें पूरी उम्मीद है हमारे दर्शकों से ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।